अब तो मोबाइल से चालू कर लेना, तो अब तो आई। 1 मिनट। हाँ, आ रही है रिकॉर्डिंग। अभी चालू किए हैं, तब आ रही है। बंद हो गई थी। अब आप लोग हिल रहे हो तो अब अच्छा लग रहा है। तो बड़ा अजीब लग रहा था मेरे को। समझ ही नहीं पा रही थी आवाज। हाँ, तो हम आप लोगों को लिख के भेजे थे। 905 नंबर गाथा बगल में लिखा हुआ, अनुकृष्टि गच्छ बराबर क्या होगा? ऊर्ध्व गच्छ बटे संख्यात। अब यहाँ पर बाबूजी को कल हो रहा था 3 कहाँ से आया। अब उसी 3 को यहाँ पर 4। अब इसके बारे में मैंने खोजा तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसी तरह से 3 लिया गया और संख्यात लिखा गया। फिर गोमट सार की टीका में इसी संख्यात का वर्णन आया वहां। फिर कर्मकांड में हम लोग गाथा में ही अभी देख लिए, पीछे गाथा आई थी तो उसी में आ गया। और फिर यहाँ पर विकास भैया का कहना है कि वीरसेनाचार्य ने भी इसी तरह से, मतलब ये वहां तक तो पहुंचा हुआ है ही है, तो संख्यात क्यों लेते हैं? हम कल भी बोले थे, कभी 3 लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं, कभी 4 ले लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं? कि उनको एक प्रॉपर संख्या लानी रहती है कि कट जाए, संख्या कट जाए। ये केवल समझाने के लिए ये क्या नाम है, सो कल्पना की हुई काल्पनिक संख्या है ये कोई वैसा नहीं कि हाँ कहीं पर 2। अब अभी अभी हम लोग देख रहे थे 3 ले रहे थे, और अभी अब अनुकृष्टि रचना निकालने के लिए, अनुकृष्टि का वो गच्छ निकालने के लिए यहाँ संख्या 4 ले लिया उन्होंने। क्योंकि अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो 4/3 16/3 आएगा, तो कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने संख्या 4 ले लिया है। तो अनुकृष्टि गच्छ कितना है? तो कहते हैं 16/4 यानी 4 है। यानी अनुकृष्टि का एक खंड में कितनी वृद्धि होगी? तो 4 वृद्धि होगी। 4 पद है। अनुकृष्टि का जो जो द्रव्य 162, वो कितनी बार बटेगा? तो 4 बार बटेगा, है ना। जो 162 166 है, तो अपने मन से कोई नहीं बांट दे रहा कि नेमिचंदाचार्य ने अपने मन से बांट दिया, गाथा ही है। तो उसको कहते हैं कितनी बार बटेगा वो 162 द्रव्य जो है उर्दू रचना वाला? तो बोला 4 बार बटेगा। तो फिर चय कितना भाई, कितना कितना बांटे? अब 162 में हम किसी को 60 दे देते हैं, किसी को 50 दे देते हैं, किसी को 40। तो बोला नहीं, उसका भी चय का प्रमाण है। तो यहाँ पर ये गाथा में तो इतना ही है। अगली गाथा करते हैं, तब इस बात को समझाते हैं। परिपाटी क्रम से विरचित इन परिणामों से पुनरुक्त अपुनरुक्त भाव से अनुसंधान करना, मतलब अनुकृष्टि किसे कहते हैं? तो क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर परिभाषा है। थोड़ी सी हो सकता है शब्द से कड़ी लगे। परिपाटी क्रम से विरचित इन परिणामों से जो चले आ रहे हैं, परिपाटी से जो चले आ रहे हैं परिणाम, जो परिणाम होते हैं अदाकरण में, है ना, परिपाटी से। हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं आपको, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो उसमें कुछ परिणाम कैसे हैं? जो पुनरुक्त हैं। कुछ परिणाम कैसे हैं? अपुनरुक्त है ना। दूसरे समय में कोई जा रहा है, पहले समय से दूसरे समय में जा रहा है, तो किसी का परिणाम तो पहले समय वाले जो है वही हो रहे हैं। किसी को वहां पर नए नए परिणाम हो रहे हैं, तो अपुनरुक्त हो रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं इसी को अनुकृष्टि कहते हैं। जो पुनरुक्त परिणाम है तो वो अधा प्रवृत्त हो गया उसके कारण, और अपुनरुक्त परिणाम है तो ये जो रचना बनती है, कहते हैं इसी को अनुकृष्टि कहते हैं। पुनरुक्त अपुनरुक्त का अनुसंधान करना, खोज करना, अनुसंधान करना, खोज करना, इसी को अनुकृष्टि कहते हैं। अथवा अनुकर्षण मनुकृष्टि, परिणामों की परस्पर समानता का विचार करना, वह अनुकृष्टि का एक अर्थ है। कहते बोला अनुकृष्टि एक अर्थ मतलब एक जैसा ही अर्थ है। क्या? कि परिणामों की परस्पर में समानता का विचार करना। अनुकृष्टि में क्या किया जाता है? तो कहते हैं इसको भी ये अनुकृष्टि ही है। आप परिणामों का आपस में समानता देखना, पहले वाले के परिणाम दूसरे वाले से समान है, तो ये जो देखा जा रहा सब परिणामों की समानता है, इसी को अनुकृष्टि कहते हैं। अनुकृष्टि का काल अंतर्मुक्त मात्र अवस्थित रूप है।
एकदम स्थित है अंतर्मुख। वो अंतर्मुख बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं कि बड़ा और छोटा है, पर क्या कर रहे थे, अंतर्मुख उसका काल रहेगा, उससे बेसिक किसी का भी नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनी धीरे से भी विशुद्धि बढ़ा रहा हो, अंतर्मुख से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि यह काल अध प्रवृत्त काल के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। क्योंकि क्या करे, यह अध प्रवृत्त करण काल का संख्यात्मक भाग है। जय धवल पुस्तक से है ये चीज। अंक संदृष्टि से ऊर्ध्व गच्छ 16, हम लोग जान रहे हैं ना ऊर्ध्व गच्छ क्या है, 16। 16 यहाँ क्या है, ये किलो है कि मटर है कि टमाटर है कि वर्ष है कि मिनट है, क्या है 16 क्या है ये? 16 अच्छे समय। समय समय हाँ, समय समय 16 16 समय। यहाँ समय माना, अंतर्मूर्त को यहाँ ना 16 में बताए हैं कि उस अंतर्मूर्त को इन्होंने कितना माना, 16 माना है। तो 16 में संख्यात रूप 4 का भाग देने से अनुकृष्टि के गच्छ का प्रमाण 4 प्राप्त हुआ। तो अनुकृष्टि का गच्छ कितना होगा, तो बोलते 4 होगा। एक समय में जो बटेगा द्रव्य वो 4 बार में बटेगा, इतना यहाँ पर बताए हैं अभी। और आगे हम लोग दे रहे वो हमने भेजा है आप लोग को लिख के, 905 नंबर गाथा से अनुकृष्टि का गच्छ निकलने का। आप लोग या तो लिख लिए होंगे कॉपी में तो आराम से देख पा रहे होंगे, थोड़ा तो सा रह मोबाइल गया में आज। निकल लिए। दीदी पुनरुक्त और अपुनरुक्त भाव में क्या आएगा? पहले समय में क्या 39 नंबर का, 40 का, 41, 41 का, 42 का भाव, फिर ऊपर जाने जा रहा, उसको फिर 40, 41, 42 हो रहा, तो फिर अगले समय में पुनरुक्त हो रहा है वो, है ना। पहले उस भाव को बता दिया था, वही भाव पुनरुक्त माने फिर से कहना, उक्त माने कहना, पुन माने फिर से, तो उसी भाव को वो फिर से कह रहे हैं। अपुनरुक्त भाव वहां कौन सा हो जाएगा, 43 नंबर का जो भाव होगा वो अपुनरुक्त हो जाएगा। पहले समय में 39 नंबर का जो भाव है वो अपुनरुक्त है। तो दोनों को भी पुनरुक्त अपुनरुक्त मिला करके अनुकृष्टि रचना बन रही है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। चलिए अब आगे की गाथा लेते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो ऐसे ही पूछ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अनुकट्टि पदे न हदे पचये पचयो दुहोदिते रीचे पचय धनुनम दव्वम सगपद भाजिदम हवे आदि। अनुकट्टि पदे न हदे पचये पचयो दुहोदिते रीचे पचय धनूनम दव्वम सगपद बाजिदम हवे आदि। करे गाथा का उच्चारण अनुकट्टि करें। पदे न हदे पचये पचयो दुहोदितेरिच्छे पचय धनूनम दव्वम सगपद भाजिदम हवे आदि। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। ये क्या यहाँ पर बता रहे 906 नंबर गाथा में, 905 में तो उन्होंने क्या बताया कि अनुकृष्टि गच्छ कितना है, अनुकृष्टि का काल कितना है, अनुकृष्टि का पद कितना है, अनुकृष्टि का प्रभाव कितना है, अनुकृष्टि का उत्तर कितना है, ये बताया। तो हमने निकाला 4, यानी जो प्रत्येक समय का जो धन मिल रहा है ऊर्ध्व गच्छ में, जो प्रत्येक समय वाला सर्वधन है, सर्वधन यानी सर्वधन मतलब उसमें चय भी मिला हुआ है, और जो हर बार 162 है वो भी मिला हुआ है, तो वो कितनी बार बटेगा, कितने में बटेगा, कितनी बार बटेगा, तो वो निकल गया कि भाई 4 बार बटेगा। अब ये गाथा क्या कह रही, भाई कितना कितना बटेगा, 4 बार हम किसी को 10 दे दें, किसी को 100 दे दें, किसी को कुछ और दे दें, ऐसा ऐसा होगा क्या। तो यहाँ पर आचार्य गाथा दे रहे हैं, बहुत सुंदर से दे रहे हैं। अनुकड़ी पदे न ही दे, अनुकटी माने अनुकृष्टि के, पदे माने गच्छ, अनुकृष्टि के गच्छ का हदे, हदे माने होता है भाग देना। हम लोग ये सब शब्द हमारे परम उत्कृष्ट ग्रंथ इसमें बहुत बार आ गया है पीछे, ये दे करके शब्द, ये सब कुछ कुछ शब्द याद भी हो जाने चाहिए, नहीं याद होता तो कॉपी में कुछ कुछ शब्द लिख लेना चाहिए, ताकि नहीं तो हिदे दिमाग में नहीं आए तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो अनुकृष्टि के गच्छ का भाग, गच्छ यहाँ पर कितना था अनुकृष्टि का, 16 बोले सब कोई खोल के फटाफट बोले, जिनको भी बोलना सब बोले। 16 अनुकृष्टि का गच्छ कितना था, हाँ 4 4 था, 4 बहुत अच्छा। अनुकृष्टि का गच्छ अभी हमने गाथा नंबर 905 से निकाले थे, है ना, तो 4 आया था। तो ये कह रहे हैं अनुकृष्टि के गच्छ का भाग
पचये, पचये माने ऊर्ध्व प्रचय में, ऊर्ध्व प्रचय कितना है? प्रचय है हाँ 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 बाबूजी, उद प्रचय भी 4 है ना। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, चूंकि चय की बात कर रहे हैं, तो हमको चय ही बताना है। तो 4 की वृद्धि हो रही है, 162, 166, 170, उर्दू प्रचय हुआ 16 समय वाला, तो 4 की वृद्धि हो रही है। तो यह यहाँ कहते हैं पचये पचयो दुहोदी तेरी छे, जो अनुकृष्टि के गच का भाग ऊर्ध्व चय में देने पर, पचयो हृदय पचयो माने प्रचय में भाग देने पर, तेरी छे पचयो, पीछे आ जाएंगे, तेरी छे बाद में लिखा हुआ, तेरी छे माने त्रियक का, पचयो माने चय, होदी माने होता है। कहते हैं ऊर्ध्व चय में अनुकृष्टि का गच का भाग अगर दे देंगे तो कौन सा चय आ जाएगा? अनुकृष्टि का चय आ जाएगा। जैसे ऊर्ध्व चय 4 है, और अब हमको चूंकि जो 162 द्रव्य मिला है, तो हम उसको कितनी वृद्धि से बांटे? 4 की वृद्धि से बांटे, 16 की वृद्धि से बांटे, कितनी वृद्धि से? वो चय चाहिए ना हमको। तो यहाँ कहते हैं उस चय को, अनुकृष्टि का चय निकालने के लिए जो ऊर्ध्व का चय है यानी 4 है, अनुकृष्टि का गच कितना है? 4 है। चार तो है। कहते हैं 4 से 4 में भाग दे देंगे। पचय धनु धनु अनुकृष्टि के चय धन, अनुकृष्टि के सर्वधन में से, अभी माने पचय धनु, पचय धन ऊणम, अनुकृष्टि के चय धन को कम करने पर जो दब्बम माने अनुकृष्टि का सर्वधन में से, आगे पीछे शब्द है, प्रमाण आता है, उसमें क्या करे? सग पद भजिदम, अपने अपने गच का प्रमाण देने पर, हवे आदि, आदि हवे, हवे आदि होता है, आदि माने अनुकृष्टि का प्रथम खंड का प्रमाण प्राप्त होता है। तो गाथा से तो कुछ भी नहीं पकड़ में आया हम लोग को, है ना, तो टेढ़ी गाथा है। अब देखते हैं यहाँ पर माता जी क्या लिखी है। अनुकृष्टि के गच का भाग ऊर्ध्व चय में देने से जो प्रमाण हो, अनुकृष्टि का चय होता है। आपके सामने लिखा हुआ है, अनुकृष्टि का चय बराबर ऊर्ध्व चय बटे अनुकृष्टि गच, 4/4 बराबर 1। ये एक वृद्धि आई है, तो आ गई एक वृद्धि। लेकिन हम शुरू कहाँ से करें? जो पहला खंड है 162 वाला, तो आपने कह दी एक एक की वृद्धि है, पर कहाँ से हम शुरू करें, कैसे निकालें, हम क्या करें इसमें? तो यहाँ के दूसरे पद में उसका बता रहे हैं कि एक खंड में से कैसे कैसे होगा। मतलब प्रथम खंड का पहला, अब हमको जैसे कोई कह दे भाई पहले समय में, एक समय में 2 रोटी सीखी, दूसरे समय में 3 रोटी सीखी, क्योंकि हम एक एक ज्यादा सेक रहे हैं, तो हमको पहले वाली 2 पता चलेगी, तब तो हम अगले समय की 3 करेंगे। तो भाई प्रथम खंड का बताइए आप, आपने एक एक वृद्धि तो बता दी, लेकिन हम शुरू कहाँ से करें? तो सेकेंड लाइन में बता रहे हैं, प्रत्येक समय संबंधी अनुकृष्टि के सर्वधन में से प्रचय धन कम करने पर जो प्रमाण आवे, उसे अपने अपने गच का भाग देने से अनुकृष्टि के प्रथम खंड का प्रमाण होता है। अनुकृष्टि का प्रथम खंड भी शायद हमने लिख के भेजा है। हाँ है ना, गाथा नंबर 906 लिखा हुआ ऊपर, प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड। प्रथम खंड क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि 4 बार विभाजित हो रहा, हम लोगों ने अभी निकाला कि भाई उसको 4 बार विभाजित करना है। तो कैसे निकलेगा? प्रथम समय संबंधी आदि धन बटे अनुकृष्टि गच्छ। तो आदि, अब आप पहले आदि धन हम लोग निकाले, क्योंकि आदि धन नहीं पता चलेगा तो हम 156 लाए कहाँ से? इसी भेजे 907 नंबर गाथा को ये करिए, उसमें नीचे देखिए लिखा हुआ अनुकृष्टि, पहले अनुकृष्टि का चय धन निकाले। फॉर्मूला क्या है? पद -1/2 गुना चय गुना गच्छ। ये तो ऐसे निकाले, ऐसे नहीं भी निकाले तो जवानी निकल जाएगा। पहले समय में थोड़ा सा इसलिए जवानी बता रहे हैं, हालांकि अभी आपको पता नहीं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं। पहले समय में 39, दूसरे समय में 40, तीसरे समय में 41, चौथे समय में 42। तो कितना बढ़ा है टोटल? 162 हो गया ना, 162। हाँ 3 बढ़ा है, 3। 3। तो यहाँ पर
162 हुआ तो एक यहाँ पर अनुकृष्टि चय धन कितना है? तो भाई पद -1 पद कितना है हम लोगों ने देखा अभी, अनुकृष्टि चार। पद कितना है? 4 है, उसमें से 1 माइनस करके 2, और फिर चय कितना है? ऊपर चूंकि आ गया है, चय 1 है, और फिर गच्छ भी 4 है ना, 4 गच्छ आया था ना अभी, अनुकृष्टि का गच्छ जो आया था, तो काटे तो 6 आ गया, यानी पहली बार कितनी वृद्धि हो रही है? तो 6 हो रही है। तो 162 में से जब 6 निकाल देंगे तो अनुकृष्टि का आदि धन, अनुकृष्टि का सर्वधन माइनस चय धन, अनुकृष्टि जब करेंगे तो उसका आदि धन कितना होगा, कितना टोटल उसका आदि धन कितना होगा? तो भाई अनुकृष्टि का सर्वधन 162 है, उसमें से चय धन ऊपर जो निकाले 6 को माइनस कर दिए तो 156 आ गया। ये 156 क्या है? प्रथम खंड का जो धन है वो है, ये बात प्रथम खंड का सर्वधन है। अब प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड, पहले खंड में कितना आएगा? तो चूंकि 4 खंड यहाँ पर हो रहे हैं, तो प्रथम समय संबंधी आदि धन में अनुकृष्टि का गच्छ से भाग दे दो, तो 156/4 यानी 39। तो प्रथम समयवर्ती संबंधी प्रथम खंड में कितना मिलेगा? 39। और हम जानते क्या है, 1 की वृद्धि हो रही है, हम पीछे निकाले अभी 4/4 अनुकृष्टि चय हम लोगों ने निकाला था, चय की वृद्धि 1 थी, तो द्वितीय समय का कितना हो जाएगा? तो प्रथम समय में हम 1 जोड़ेंगे, 1 अनुकृष्टि का चय, प्रथम समय का प्रथम खंड प्लस 1 अनुकृष्टि चय, तो 39 + 1 40 हो गया। फिर प्रथम समय संबंधी अंतिम द्वितीय अगर जोड़ेंगे, तृतीय अगर जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? दूसरे समय का परिणाम प्लस 1 अनुकृष्टि, यानी 40 + 1 तो 41 हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम खंड निकाल रहे हैं, तो प्रथम समय संबंधी अंतिम खंड बराबर प्रथम खंड प्लस चय गुना अनुकृष्टि पद -1, ये फॉर्मूला है। तो 39 प्रथम खंड है, चय यहाँ 1 है, अनुकृष्टि का गच्छ या पद कितना है? 4 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आया, यानी 42। यानी ये कह रहे हैं कि भाई 162 परिणाम को कैसे बांटना है? 39, 40, 41 और 42। अब 39 सब में कॉमन है, चय कितना है? पहले वाले में 1 है, पहले समय वाले में फिर 2 है, फिर 3 है ना। 39 के बाद 40 में 1 है, 41 में 2 है, 43 में 3 है, तो इस तरह 42 में 3 है, तो इस तरह से यहाँ पर अनुकृष्टि चय कितना हो गया? 6 हो गया। ऊर्ध्व चय अपना क्या निकला था? एक समय का तो 4 था, और सारे समय का निकाले थे हम लोग 480 था चय धन। और ये चय धन कैसा है? अनुकृष्टि चय कहलाएगा ये ना। तो यहाँ पर एक खंड में 6 है। तो पहले समय का सर्वधन 162, दूसरे समय का सर्वधन 166, तीसरे समय का सर्वधन 170। अनुकृष्टि के प्रथम खंड का सर्वधन 162 है, अनुकृष्टि का प्रथम खंड का आदि धन 156 है। 162 में से चय निकाल दिया, वृद्धि निकाल दी तो आदि धन कितना हो गया? 156 हो गया। इसके बाद अब गाथा को ये करेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगी। अब 2 तरह से हम लोग देखा कैसे अनुकृष्टि अध्याकरण प्रवृत्ति कैसे ऊर्ध्व रचना भी हुई है, जो 4 वृद्धि हो रही है ना, 16 समय की, और इधर कैसे रचना हुई है? 4 समय की, तिर्यक जिसको बोलते हैं, तिर्यक रचना 4 समय की हुई है। तो हम पहले 16 समय की रचना हुई तो हमने क्या देखा? पहले समय में 162, दूसरे समय में 162 + 4 1 चय, फिर तीसरे समय में 162 + 2 चय 4, फिर चौथे में इस तरह से एक एक चय बढ़ता जा रहा है। तो अतिरिक्त रचना में क्या हो रहा? दूसरे समय में जो है आदि धन प्लस 4 यानी 160, अतिरिक्त रचना में दूसरे समय का आदि धन, क्योंकि 156 तो था और 4 की ये हो गई। दूसरे समय का परिणाम 166 + 6 चय धन, यानी 160 + 6। उसी में फिर कहते हैं दूसरे समय के प्रथम खंड के परिणाम 160 में से 4 को दिया भाग दूसरे समय के आदि धन, इसका सूत्र क्या होगा?
दूसरे समय के आदि धन में अनुकृष्टि के गच्छ से भाग देना है। तो यहाँ पर 40 पहला खंड दूसरे समय का आ गया। दूसरे समय का खंड कहाँ से शुरू होगा? 40 से शुरू होगा। तो इस तरह से ये तीसरा चौथा सारा लिख करके भेजे। अब हम लोग थोड़ा गाथा देख लेते हैं। यहाँ अनुकृष्टि गच्छ 4 का ऊर्ध्व गच्छ 4 में भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ। सो अनुकृष्टि का चय जानना है ना, 1 की वृद्धि होनी है। 39, 40, 41, 42 इस तरह से। वेग पदार्थ घन चय गुणो गच्छम उत्तर धनम, इस कर्ण सूत्र से 1 कम गच्छ 3, इसका आधा 1.5, इसको चय 1 से गुणा करें तो और गच्छ से गुणा करें तो 6 हुए। ये जो 6 हम लोगों ने अभी देखा वो इसका ये सूत्र दिए हैं, जो कि हमने आपको सूत्र रूप में लिख के भेज दिया था, है ना। देखिए इसे देख लीजिए। अनुकृष्टि का चय धन 907 नंबर गाथा हम लिख करके लिखे हैं। तो यहाँ अनुकृष्टि का चय धन वही पद -1/2 गुना चय गुना गच्छ, इसका है फॉर्मूला। तो ऐसे प्रथम समय का जो है अनुकृष्टि चय धन माने एक प्रथम खंड का। तो हम क्या देख रहे हैं? 39 से 40 हुआ 1 बढ़ा, फिर 41 हुआ तो 2 बढ़ा, फिर 42 हुआ तो 3 बढ़ा, यानी टोटल 6 बढ़ा है। तो इस तरह से वहां पर चय धन प्रथम पंक्ति का कितना है? 6 है। सो अनुकृष्टि में प्रचय धन जानना, ये चय का धन कितना है पहली पंक्ति में? तो कहते हैं 6 है। प्रथम समय संबंधी जो 162 परिणाम हैं वे ही प्रथम समय संबंधी अनुकृष्टि का सर्वधन है। अनुकृष्टि का सर्वधन कितना है? 162 है। क्यों है अनुकृष्टि का सर्वधन? उसी में ऊर्ध्वधन भी मिला हुआ है जो प्रत्येक समय परिणाम हो रहे हैं, और 6 उसमें अनुकृष्टि वाला भी मिला हुआ है। उसमें प्रचय धन 6 को घटाकर 156 रहे, उसको अनुकृष्टि गच्छ 4 का भाग देने पर 39 आए। सो यह प्रथम समय की अनुकृष्टि के प्रथम खंड के परिणामों की संख्या का प्रमाण जानना, जो हम आप लोगों को इसमें लिख के भेज दिए। चूंकि ये पढ़ने में तो सूत्र थोड़ा सा नहीं बन पाता है, मैं इसको पढ़ के सूत्र बना करके आपको भेजी हूँ। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 39 आया है। आदिमिकम में बढ़धी अनुकट्टी सयचयम तु तेरी चे यदि उड्ढ तिरिये रहना अध्यापवत्तमीकरण मम्मी। आदिमिकम में बढ़धी अनुकट्टी सयचयम तु तेरी चे यदि उड्ढ तिरिये रहना करणम ही। पढ़े, गाथा का उच्चारण करें। प्रणाम दीदी। आदिम्निकमे वड्डदि अणुकट्टिसयचयं तु तेरिच्छे इति उड्डतिर्यरेण अधापवत्तमीकरणमि। क्या कह रहे हैं गाथा में? गाथा में सारा दे दिया आचार्य। आदिमी कम में बढ़ती, आदिमी प्रथम खंड से आगे, दूसरे आदि खंड में, प्रथम खंड से आगे मतलब दूसरे आदि खंडों में। कमी मतलब क्रम पूर्वक, कम में बढ़ती मतलब क्रम पूर्वक बढ़ता है। अनुकट्टी स अनुकृष्टि का, यह और चय माने चय, तू तेरी छे त्रियग रूप से इधि इस प्रकार उड्ढ तिरिये रहना, उड्ढ माने ऊर्ध, तिरिय माने तिरछे, रहना माने रचना, ऊर्ध और तिर्यक रचना। अध्यापवत्तमी करणमि, अध प्रवृत्त कर्ण में जानना चाहिए। अध प्रवृत्त कर्ण में इस तरह से होता है, ऐसा हमको जानना चाहिए, आचार्य कहते हैं। प्रथम खंड से आगे द्वितीय आदि खंडों में त्रियग रूप अनुकृष्टि का एक एक चय क्रम से बढ़ता है। समझ रहे हैं ना? चय समझ रहे हैं ना? वृद्धि कितनी हो रही है खंड में? एक खंड में वृद्धि कितनी हो रही है? प्रथम समय में के जो 4 खंड हैं
उन 4 खंडों में वृद्धि कितनी हो रही है? एक एक हो रही है। 39, 40, 41, 42। तो तब द्वितीय आदि खंडों का प्रमाण आता है। एक एक जोड़ने से पहले वाले में एक जोड़े दूसरे का आया, दूसरे वाले में एक जोड़े तीसरे का आया, तीसरे वाले में एक जोड़े तो चौथे खंड, चौथे पहले समय का चौथे खंड का आया। इस प्रकार ऊर्ध्व व तिर्यक रूप दोनों ही रचना अधः प्रवृत्तकरण में जाननी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अधः प्रवृत्तकरण केवल ऐसा ही नहीं है कि कोई 8 बज के 1 समय में चढ़ा और कोई 8 बज के 5 मिनट में चढ़ा, ऐसा ऊर्ध्व से ही मिलान करना चाहिए। तिर्यक भी मिलान करना चाहिए। 8 बज के 1 में चढ़ा, उसको कौन सा परिणाम हुआ? उसको 40 नंबर का हुआ। उसके बाद में कोई चढ़ा, वो शुरू में ही कौन सा परिणाम कर लिया? 42 वाला कर लिया। तो क्या हो रहा है? अनुकृष्टि रचना हो गई। वो पहले समय में 40 का ही किया, अब वो उससे ज्यादा का कर लिया। तो यहाँ पर अथवा वो उसी के जैसा परिणाम कर लिया, वो दूसरे समय में 40 में पहुंचा, वो पहले समय में 40 का कर लिया। तो इस तरह से कहते हैं दोनों तरह से अनुकृष्टि रचना कही जाती है। उस आदि खंड से द्वितीय आदि खंड में क्रम से त्रियग रूप एक एक अनुकृष्टि चय बढ़ना, सो अनुकृष्टि का चय एक एक बढ़ने से 39, 40, 41, 42, दूसरे समय में 40, 41, 42, 43 प्रमाण जानना। सो द्वितीय आदि समय के प्रथम समय संबंधी 40, 41, 42 परिणाम समान है, यानी पुनरुक्त हैं। इसी प्रकार तृतीय आदि समय में अनुकृष्टि रचना करके खंड में परिणामों का प्रमाण व अधस्तन समय संबंधी परिणामों से समानता जाननी चाहिए। ऐसे ऊर्ध्व व तिर्यक प्रचय रूप दोनों रचना अधः प्रवृत्त करण में है। जैसे अंकों की सहनानी से दृष्टांत रूप से कथन किया, उसी प्रकार अर्थ संदृष्टि द्वारा यथार्थ कथन जानना। वास्तव में तो अर्थ संदृष्टि है, क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण तो लोक का चिन्ह बनाते हैं, तो वास्तव में तो अर्थ संदृष्टि है। अर्थ संदृष्टि नहीं समझ पाते हैं तो उसको अंक संदृष्टि के द्वारा समझाया जाता है। प्रथम समय का प्रथम खंड और अंतिम समय का अंतिम खंड। प्रथम समय का प्रथम खंड कितना है? प्रथम समय का पहला खंड कितना है? 39, 39। 39, 39। हाँ, 39। और अंतिम खंड कितना है? 57। तो उपरितन सर्व खंड संबंधी परिणामों के अधस्तन खंड संबंधी परिणामों से यथासंभव समानता है। कहते ये दो को छोड़ दीजिए, पहले समय का पहला खंड और अंतिम समय का अंतिम खंड छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे परिणामों की समानता है। इसलिए इसका नाम अधः प्रवृत्त करण है। अब यहाँ हम लोग संदृष्टि देखें, संदृष्टि तो समझ में आई गई होगी। अब यहाँ पर ये समझने हम यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि यह प्रथम निर्वर्गना कांडक है ना, द्वितीय निर्वर्गना कांडक। तो ये निर्वर्गना प्रथम कब समाप्त होती है, वहां दूसरी कहाँ चालू होती है? तो यहाँ पर जो 39, 40, 41, 42 वाला परिणाम जहां तक चलेगा वहां तक एक निर्वर्गना कांडक कहलाएगा। वो 42 वाला परिणाम सुन रहा आप लोग को सबको, है ना? 39, 40, 41, 42, फिर 40, 41, 42, 43 सबको संदृष्टि देखेंगे। फिर 41, 42, 43, 44, फिर यहाँ पर 42, 43, 44, 45, यहाँ 42 अभी यहाँ पर आया है। अब आगे 43 आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो पहला खंड का अंतिम है, पहले समय का अंतिम खंड है, वो जहां तक आएगा वो सारे समय का एक समय की एक निर्वर्गना कांडक कहलाएगा। अब दूसरे समय में तो वो 42, 43, 44, 45 हो गया। तो अब कहाँ से चालू हो रहा है? 44 से चालू हो रहा है। यहाँ 43 से चालू हो रहा है, 42 वाला खत्म हो गया। तो 4 समय की उसमें एक निर्वर्गना कांडक हो रहा है। उसी तरह ये सारा बना हुआ 4 समय का इस ये जो क्या कह रहे हैं 42, 43, 44, 45 आगे फिर यहाँ 43 से चालू हो रहा। पहले
पहले खंड का जो अंतिम परिणाम की संख्या है वो जहाँ खत्म तो बाद होती में है बोलेगा। वो वहां तक का एक निर्वर्गना कांडक कहलाता है। आ रहा है समझ में? तो ये 16 समयवर्ती परिणाम ये सारा ऊपर लिख दिए हैं, और प्रथम खंड, दूसरा खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड ये सारा यहाँ पर बता दिए हैं। निर्वाण कांड मतलब ये क्या, मतलब क्या कहना चाहते हैं? 39 से लेके 42 तक या 45 तक एक साथ रहेगा, एक ही तरह का रह सकता है। मतलब पहले चढ़ने वाला 39 से 42 के बीच में आएगा, हाँ ये बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तक जो 45 तक है, ये प्रथम खंड का जहां तक परिणाम दोहराए जाते हैं वहां तक का वो पुनरुक्त एक निर्वाणा कांडक कहलाएगा, और उसके आगे जब बदल जाएगा तो फिर वो दूसरे समय से काउंटिंग होगा। इसको आगे के टेबल में और दिखाएंगे बाबूजी, पीछे शायद है एक टेबल अच्छा। और हम उसको देखेंगे ना तो और बढ़िया से अभी नहीं है, इसके आगे ऐसा है। ये जो सांप जैसा बना हुआ ना, इसमें बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसको पढ़ते हैं तो ये चार का यहाँ पर एक निर्वर्गना कांडक हुआ है। अधः प्रवृत्त करण के प्रथम समय से लेकर यथाक्रम विशेष अधिक के क्रम से रचना करके प्रथम समय के परिणामों के अधः प्रवृत्त करण काल के संख्यात्मक भाग प्रमाण हैं। अंतर्मुर्त के जितने समय है मात्र उतने खंड करना चाहिए। अंतर्मुर्त का समय हमने 16 लिया है। तो ये कह रहे हैं कि सो एक निर्वर्गना कांडक का उतना ही प्रमाण है। ये कह रहे हैं 16 समय जो लिया, जो अधः प्रवृत्तकरण का काल है 16 समय का है, एक निर्वर्गना कांडक का काल भी उतना ही होना चाहिए। विवक्षित समय के परिणामों की अनुकृष्टि का विच्छेद जितने स्थानों पर जाकर होता है वह निर्वर्गना कांडक कहा जाता है। कहते हैं कि जहां पर 42 का उच्छेद हो गया, अब आगे 42 नहीं है, प्रथम खंड का अंतिम जो परिणाम है उसका विच्छेद हो गया, तो कहते हैं वहां तक एक निर्वर्गना कांडक है। आगे देखिए क्या कहते हैं। प्रथम समय के परिणाम संबंधी वे खंड प्रथम परिणाम संबंधी वे खंड परस्पर सदृश नहीं होते, विसदृश होते हैं क्योंकि विशेष अधिक क्रम से अवस्थित हैं। परिणाम संबंधी वे खंड, ये खंड हैं, ये क्या कह रहे हैं कि विशेष अधिक का प्रमाण हो रहा है 162, 166, 170, 174। तो कहते हैं ये परिणाम वैसे नहीं है, अधिक अधिक करके हैं, इसलिए विसदृश है, सदृश नहीं है। विशेष अधिक का भाग, एक मिनट, विशेष अधिक क्रम से प्रथम समय संबंधी परिणामों में अंतर्मुहूर्त का भाग देने पर जो प्राप्त हो वो विशेष अधिक का प्रमाण है। पहले समय में का परिणाम, पहले समय में जितना परिणाम हो रहा है 162, उसको क्या कह रहे हैं, अंतर्मुहूर्त से भाग दे देंगे तो प्रथम समय संबंधी परिणाम में अंतर का भाग देने पर जो आता वो विशेष अधिक का प्रमाण है। पुनः प्रथम खंड को छोड़कर इन्हीं परिणाम खंडों को परिपाटी का उल्लंघन करके दूसरे समय में स्थापित करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि द्वितीय समय में असंख्यात लोक प्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी होते हैं। दूसरे समय में 39, 40, 41, 42 है, हालांकि पुनरुक्त भी है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो 43 जो हो रहा परिणाम, तो कह रहे हैं अपुनरुक्त परिणाम भी उसमें हो रहे हैं। 40, 42 तक तो पुनरुक्त है, और ये कह रहे हैं अपूर्व, दूसरे समय में असंख्यात लोक प्रमाण अपूर्व परिणाम भी हो। तो जो 43 नंबर की संख्या है उसमें अपूर्व है जो विशेष होते हैं। जैसे उपर्युक्त संदृष्टि में जो 43 है उन्हें यहाँ अंतिम खंड रूप से स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समय में भी अंतर्मुक्त प्रमाण परिणाम खंड प्राप्त होते हैं। तथैव तृतीय समयों में भी परिणाम खंडों की रचना
परिणाम खंडों की रचना, अधः प्रवृत्त करण के परिणाम खंडों के तृतीय समय भी परिणाम खंडों की रचना अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय तक यथाक्रम करनी चाहिए। इसकी संदृष्टि ये है। क्या लिख रखे ऊपर? नीचे 1000 है, फिर 10,000 है, फिर लगता है 1 लाख है, फिर 10 लाख है, फिर 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, कहीं दाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ 10 लाख करोड़। तो करोड़ के बाद क्या आता है? कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 अरब। हाँ, अरब आता है, फिर अरब, फिर 10 खरब। तो ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं? संदृष्टि के अनुसार अनुकृष्टि की परिरूपणा इस प्रकार है। अधः प्रवृत्त करण के प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड के परिणाम उपरिम समय संबंधी परिणामों में से किन्हीं भी परिणामों के समान नहीं होते। अधः प्रवृत्त करण के प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड के परिणाम उपरिम समय संबंधी परिणामों में से किसी भी परिणामों के समान नहीं होते। वहीं पर दूसरे खंड के परिणाम 40, दूसरे खंड के प्रथम खंड 40 के दूसरे खंड के परिणाम 40, दूसरे समय के प्रथम खंड का 40 के परिणामों के, लगता है यहाँ पर पहले खंड के परिणाम लिखा रहेगा, दूसरे यहाँ गलत लिखा हुआ है। वहीं पर पहले खंड के परिणाम 40, दूसरे समय के प्रथम खंड के परिणाम 40 समान होते हैं। इसी प्रकार दूसरे को प्रथम कर लीजिएगा, प्रिंट गलत है। इसी प्रकार प्रथम समय के तीसरे आदि खंडों के परिणामों का भी तृतीय आदि समयों के प्रथम खंड के परिणामों के साथ क्रम से पुनरुक्तपना तब तक जानना चाहिए जब तक प्रथम समय संबंधी अंतिम खंड के परिणाम 43 प्रथम निर्वर्गनाकांडक के अंतिम समय के प्रथम खंड के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते हैं। अब यहाँ क्या दिखा रहे हैं? शुरू में 1000 वाला परिणाम, इसमें जो ग्रंथ में जो दिया है 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। अब ये 10 लाख कहाँ तक चला गया? चौथी लाइन तक चला गया, है ना? नहीं, तीसरी लाइन तक जाएगा। यहाँ दूसरा वाला आया, यहाँ तीसरा, हाँ चौथी लाइन में आएगा। यहाँ जाकर के यहाँ तक उसका, ये कहते ये एक निर्वर्गनाकांडक हो गया 4 का, ऊपर फिर 4 का निर्वर्गनाकांडक हो गया, वो यहाँ पर बता रहे हैं। यहीं पर पुनरुक्त होकर के खत्म हो गया। अब आगे जो ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख अब इसके ऊपर नहीं पाया जा रहा। 10 लाख वाला परिणाम ऊपर नहीं पाया जा रहा, इसलिए वहां यहाँ तक का एक ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार अधः प्रवृत्त करण के द्वितीय आदि समयों के परिणाम खंडों को भी पृथक पृथक विवक्षित करके वहां के दूसरे आदि खंडगत परिणामों का विवक्षित समय से लेकर ऊपर एक समय कम निर्वर्गनाकांडक प्रमाण समय पंक्तियों के प्रथम खंड के परिणामों के साथ पुनरुक्त करने का कथन करना चाहिए। कहते इसके ऊपर भी इसी तरह करिए। यहाँ 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी यहाँ हो रहा, तो ये ऊपर तक चौथी पंक्ति पे जाके उसका पुनरुक्तपना खत्म हो रहा, तो वो कहते इसी तरह से दूसरे आदि समय का भी जो परिणाम है उसको इसी तरह से करना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है, सर्वत्र प्रथम खंड संबंधी परिणाम अपुनरुक्तपने से अवशिष्ट रहते हैं। प्रथम खंड का जो पहले समय का जो प्रथम खंड का परिणाम है वो हमेशा अपुनरुक्त है, अर्थात प्रत्येक समय के प्रथम खंड संबंधी परिणाम अगले समय के किसी भी खंड के परिणामों के सदृश नहीं होते। यानी कह रहे हैं सभी जितने यहाँ पर 16 समय का जो बन रहा है, तो 16 समय में जो पहला परिणाम है वो फिर आगे और नहीं आता। जैसे पहले वाले में 39 है तो 39 नहीं आया, दूसरे समय में 40 से शुरू हो रहा तो 40 उसके आगे नहीं आया, तीसरे समय 41 से शुरू हो रहा तो 41 उसके आगे नहीं आया, चौथे में समय में 42 से शुरू होती। ये कहते हैं कि प्रत्येक समय में जो प्रथम खंड का परिणाम है वो अपने से ऊपर पुनरुक्त नहीं होता है। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो हम लोग देख भी रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसी प्रकार द्वितीय निर्वर्गनाकांडक परिणाम खंडों का तृतीय निर्वर्गनाकांडक के परिणाम खंडों के साथ पुनरुक्तपना जानना चाहिए, किंतु वहां पर भी
प्रथम खंड के परिणाम अपुनरुक्त रूप से अवशिष्ट रहते हैं। इसी क्रम से तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि निर्वर्गणा कांडकों के भी अनंतर उपरिम निर्वर्गणा कांडकों के साथ पुनरुक्त पना वहां पर्यंत ले जाना चाहिए। पुनरुक्त पना जहां तक जाता कहते वहां तक निर्वर्गणा कांडक को ले जाना चाहिए। जब तक द्विचरम निर्वर्गणा कांडक के प्रथम आदि समयों के सर्व परिणाम खंड प्रथम खंड को छोड़कर अंतिम निर्वर्गणा कांडक परिणामों के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते हैं। मतलब पहला तो छोड़ दो, जैसे वहां पर पीछे में क्या हुआ कि सबसे लास्ट वाला 45 है। अब ये 45 जहां पर आ रहा है बोला उसके बाद 1 मिनट 1 2 3 4 45 44 45 46 अभी 46 जहां तक आ रहा है बोलो वहां तक तो ये करिए उसके, और उसके बाद उसको जब वो पहले में आ जाए तुम जब पहले में आ जाता तो वापस दोहराया नहीं जाता ऐसा बता रहे हैं। तो जहां पर बोला 46 आ गया तो फिर वहां पर वो दूसरा निर्वर्गणा कांडक समाप्त हो जाता है। जब तक द्विचरम निर्वर्गणा कांडक के प्रथम आदि समयों के सर्व परिणाम खंड प्रथम खंड को छोड़कर अंतिम निर्वर्गणा कांडक परिणामों के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते हैं, यानी पुनरुक्त होकर के खत्म हो जाते हैं, उसके आगे आएगा नहीं। अंतिम निर्वर्गणा कांडक के स्वस्थान में पुनरुक्त होने का अनुसंधान परमागम के अविरोध पूर्वक करना चाहिए। ये यहाँ कह रहे हैं कि जो अंतिम निर्वर्गणा कांडक है उसका जो जैसे 54 55 56 57 तो यहाँ 56 होकर के बाकी इस ये भी होना चाहिए ना, आगे 55 56 57 58 ऐसे आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इसको विरोध नहीं हो ऐसा आप आगे तक ले जा सकते हैं। अथवा यहाँ पर इस प्रकार सन्निकर्ष करना चाहिए, प्रथम समय में जो 39 प्रथम खंड 39 है वह ऊपर किसी के साथ भी सदृश नहीं है। पुनः प्रथम संबंधी द्वितीय खंड 40 है तथा द्वितीय समय का प्रथम खंड 40 दोनों ही सदृश हैं। तथैव प्रथम समय का तृतीय खंड 41 है और द्वितीय समय का द्वितीय खंड 41 है, ये दोनों भी सदृश हैं। इसी प्रकार आगे चलकर प्रथम समयवती अंतिम खंड तथा द्वितीय समय द्विचरम खंड ये दोनों सदृश हैं। तथा द्वितीय संबंधी परिणाम खंडों का और तृतीय समय परिणाम खंडों का सन्निकर्ष करना चाहिए। बोला कैसे कैसे, पहले से दूसरा का करना चाहिए, दूसरा से तीसरा का करना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर भी तदंतर पिछले पूर्व के साथ सन्निकर्ष विधि जानकर कथन करना चाहिए कि सन्निकर्ष कैसे लगाना है। ऐसा नहीं लगाना कि तीसरे से पहले में लगाए, चौथे से पहले में, ऐसा नहीं कहते, आगे आगे के से लेकर के उसके पूर्व वाले से सन्निकर्ष करना चाहिए। पर स्थान अल्प बहुत का कथन इस स्थान का बता दिए। पर स्थान अल्प बहुत का कथन इस प्रकार है, अधः प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है। हम इसको पहले इस चित्र से समझ लेते हैं। निकालिए, पेज पलटिए। ये चित्र सवेरे हम लेके बैठे हैं कि आज तो चित्र आएगा, समझाना है। एक बार कुछ नहीं समझ में आया और फिर इतना बढ़िया से अपने आप समझ में आ गया कि इसमें लिखा हुआ हमारा पहले का नोट कि इसको खूब अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसा इसमें लिखा होगा। यानी उस समय हमको समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पहले समय में जो कितने परिणाम हो रहे हैं, 39 40 41 42 है ना, इतने हो रहे हैं। तो टोटल परिणाम कितने हो रहे हैं पहले समय में? 162। तो पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम कौन सा होगा? 162 होगा। हाँ, 162 वाला होगा। तो वही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो परिणाम हो रहा है 16 समय में तो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले समय वाला जो है परिणाम 39 वो जघन्य है, दूसरे समय वाला 40 भी जघन्य है, तीसरे समय वाला 80 भी जघन्य है, और चौथा समय वाला जो है ये टोटल मिला के कितने हुए? चौथे समय का जो 121 है वो भी यहाँ पर कह रहे हैं जघन्य है। 1 मिनट हम बता रहे हैं। और फिर यहाँ बढ़ करके जब वो
162 वाला होगा परिणाम, तो कह रहे हैं ये उत्कृष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट में आपको इसका गणित बताती हूँ तुरंत। लिखा था मैंने, आज लिख के रखी थी आप लोग को समझाने के लिए। और कहीं लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 162 परिणाम, पहले समय का जो उत्कृष्ट परिणाम है वो कौन सा है, तो कह रहे हैं 162 है। 162 का से जितना भी परिणाम है सबका क्या है, सब जघन्य में आ रहा। तो अब यहाँ पर दूसरे समय में जो परिणाम हो रहा है तो 163 से 162 से आगे होगा, तो 163 वाला परिणाम यहाँ जघन्य हो जाएगा। और इसके आपके क्या कहते हैं, पांचवें समय में है ना, पांचवें से पहले 163 39 कौन सा हुआ, 39 जोड़ 40 जोड़ 41 जोड़ 42, ये हो गया 163। 163 में से नहीं, हाँ 162 हुआ। तो 162 के बाद में 163 वाला जो परिणाम हो रहा है वो कहते हैं जो पांचवें समय में हो रहा है। और दूसरी निर्वर्णा कांडक का है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सबसे जघन्य हो रहा है। और इसी 163 में जब हम उसे सारे को जोड़ करेंगे, परिणामों की वृद्धि को जब हम जोड़ करेंगे तो 205 आएगा। आप जोड़ के देखिए, मैं आपको बताऊं। 163 में एक मिनट क्या जोड़ना है। पहले वाला 39, 40, 41 और 42, तो ये सारा जब हम जोड़ते हैं 10 12 के 2 4 4 8 4 12 और 4 4 8 12 9 1 10 2 12 के 2 4 4 4 16, 162 परिणाम है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो ये परिणाम है 162 वाला, ये सबसे उत्कृष्ट है। और फिर जब दूसरे समय में वो कोई जो जीव है उसको कहते हैं दूसरे समय के जो 4 समय के परिणाम है उसमें 163 सबसे नीचे वाला है। और उसके बाद उसमें जब परिणाम 163 में क्या हम जोड़ देंगे, 162 में हम क्या जोड़ेंगे, 162 नंबर का परिणाम यहाँ पर है, तो दूसरे समय में 40, अभी तो इसका हमने लिखा था खूब बड़ा, 116 तक से 140 संख्या जगन परिणाम सूचक 162 परिणाम को संख्या उस समय की 163 हुआ। फिर उस दूसरे समय में 40 205, अभी तो मैंने 205 निकाला है, निकाल के रख दी मैं। दो सौ 205, हाँ। जब 142 नंबर 162 नंबर का परिणाम यहाँ पर उत्कृष्ट है, उसमें क्या जोड़ेंगे, 43 जोड़ेंगे। 43 जोड़ेंगे तो वहां पर जो लास्ट वाला 40 41 42 43, जब 43 जोड़ेंगे तो 205 आएगा। ये दूसरे समय में 205 नंबर का परिणाम उत्कृष्ट होगा। दूसरे समय में 162 नंबर का पहले उत्कृष्ट है, और दूसरी पंक्ति में क्या देख रहे हैं, 40 41 42 43, 43 वाला लास्ट है। तो 162 में जब हम 43 जोड़ रहे हैं तो 205 आ रहा है। तो दूसरे समय में 205 वाला परिणाम सबसे उत्कृष्ट आएगा। फिर तीसरे समय में 205 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 44 45 46 कौन सा आएगा, 40 40 41 से चालू होगा ना, 41 42 43 44। अब इसमें हम जब 44 जोड़ेंगे तो तीसरे समय का उत्कृष्ट परिणाम हो जाएगा 205 + 44 यानी 239।
तीसरे समय में उत्कृष्ट परिणाम कौन सा होगा? 239 वाला। फिर चौथे समय में इसी 239 में कौन सा परिणाम जोड़ेंगे? 39, 40, 41, 42 हुआ था, फिर 41, 42, 43, 44 हुआ, फिर 40, 41, 42, 43 हुआ, फिर कौन सा हो रहा है? चतुर्थ खंड। पहले आता समय नहीं में है, इनको जोड़ने से इतना आता नहीं है। 162, हाँ 166, 170, 174 आएगा। 41, हाँ, इनको जोड़ने से तो 162, 166, 170, 174 आएगा। क्या चीज जोड़ने से? इनको आपस में जोड़ेंगे, 39, 40, 41, 42, 40, 41, 42, 44, इनको जोड़ेंगे तब तो 162, 66, 170, 178 आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है 205 की यहाँ बात कहाँ आ रही है? नहीं 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 नहीं, वो चीज यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। कोई जीव है जो पहले समय में बोला, अगर उसको उत्कृष्ट परिणाम कौन सा हो सकता है, तो बोलो 162 वाला हो सकता है। और दूसरे समय में उसको उत्कृष्ट परिणाम कौन सा होगा, तो दूसरे समय में जो परिणाम उत्कृष्ट वाला हो रहा है, 40, 41, 42, 43 हो रहा है, तो वहाँ सबसे उत्कृष्ट वाला परिणाम कौन सा है? 43 है। तो इस 43 को हाँ 162 में जोड़ेंगे तो दूसरे समय में जो ओ उत्कृष्ट परिणाम है वो 205 होगा। जब 162 में हम ओ 43 जोड़ेंगे तो 205 होगा ना। और हाँ उस 205 हाँ में फिर तीसरे समय वाला उत्कृष्ट कौन सा होगा? 44 होगा। तो 205 में जब हम 44 जोड़ेंगे तो 249 हो जाएगा। तो तीसरे समय में कहेंगे भाई कौन सा उत्कृष्ट परिणाम कौन सा है, तो 249 वाला है। अच्छा अच्छा हाँ, उस पंक्ति का जो सबसे लास्ट वाला परिणाम है, क्योंकि हाँ वही उत्कृष्ट होता है ना। एक समय में 4 परिणाम हो रहे हैं, किसी को 39, किसी को 40, किसी को 41, किसी को 42। तो 39 तो जघन्य हो गया, 40 भी जघन्य हो गया, 41 भी जघन्य हो गया। उत्कृष्ट कौन सा है पहले समय में? तो 42 वाला है। उसी तरह से दूसरे समय में जब हम जाते हैं तो 40, 41, 42, 43, तो 43 वाला परिणाम उसी से, लेकिन 162 तो सबके साथ है ना। 162 तक के परिणाम तो सब में है। तो 162 में जब हम मिलाएंगे 42, 205 वाला परिणाम, वहां पर कौन सा, वहां पर 40 नंबर का परिणाम थोड़ी हो रहा है, 162 तो हो ही रहा है। 162 में उसका उत्कृष्ट और मिला दिए तो ओ 205 अच्छा नंबर अच्छा का अच्छा हाँ, हाँ फिर हाँ उसी हाँ तरह से तीसरे में दूसरे वाले के उत्कृष्ट परिणाम में से तीसरी पंक्ति में जो उत्कृष्ट परिणाम है वो मिलाएंगे। तो नीचे सारी 16 समय तक के उत्कृष्ट परिणामों की संख्या है। पहले समय के 3 समय के तो जघन्य परिणाम है। पहले समय में 39 है और फिर 40 है। 39 और 40 को मिलाए और 1 की वृद्धि हुई तो 80 हुआ। तो 80 परिणाम भी जघन्य हो गया, है ना। पहले समय में 39, दूसरे समय में 40, एक बढ़ा, फिर एक और बढ़ा, 80 हुआ। तो ये 80 भी जघन्य परिणाम। अब चौथे समय में जो परिणाम हो रहा है वो यहाँ पर उत्कृष्ट हो रहा है 162। 80 में जब वो जोड़ दिया गया 42, 162 यहाँ पर पहले समय का उत्कृष्ट है। लेकिन इन तीनों को जब जोड़ते हैं परिणामों को तो ये जघन्य है। यहाँ पर 121 यहाँ पर जघन्य। फिर ये आगे 40 कहाँ से आया? 80 कहाँ से आया? हाँ, ये 40 और 80। बहुत अच्छा। 80 कहाँ से आया? 40 और 39 मिलके एक कम 80, एक की वृद्धि हुई 80। तीसरे समय में जो परिणाम हो रहा है किसी को, तो 39, 40 और 80 वाला परिणाम हो रहा है ना। कहा कितना चढ़ गया? तो 80 वाला हो रहा है। तो वो भी जघन्य है, क्योंकि आगे तो जाके 162 वाला परिणाम होने वाला है, सबसे ऊंचा वाला। तो ये कह रहे हैं कि 162 यहाँ पर उत्कृष्ट है। उसी तरह से यहाँ पर ये सब जगह परिणामों की संख्या निकाल रहे हैं। उत्कृष्ट वाला नीचे दे रहे हैं, ऊपर उसके पहले के जो 3 परिणाम, इसीलिए इसको कहते हैं कि सर्प गति से अपने उसमें आएगा जीव कांड में। सर्प की चाल से परिणामों की जो वृद्धि होती है वो सर्प की चाल से होती है, ऐसा हमारा उसमें आएगा पढ़ने में। तो यहाँ ऊपर सारे जघन्य परिणाम और नीचे सारे उत्कृष्ट परिणाम लिखे हैं, वही यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है। अधः प्रवृत्ति प्रथम समय में जघन विशुद्धि सबसे स्तोक है, क्योंकि अधः प्रवृत्ति में इससे अल्प स्थान नहीं पाया, यानी 39 से नीचे वाला परिणाम कहते हैं अधः प्रवृत्ति में नहीं पाया जाएगा। इससे नीचे, इससे कम विशुद्धि का, नीचे परिणाम मतलब कम विशुद्धि वाला परिणाम अधःकरण में नहीं पाया जाता है। उससे द्वितीय समय में जघन्य विशुद्धि 40 अनंत गुणी है। 39 से 40 वाला जो परिणाम किसी को अगर पहले हो रहा है
तो कैसे विशुद्धि अनंत गुणी है, क्योंकि प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि स्थान से सट स्थान क्रम द्वारा असंख्यात लोक मात्र विशुद्धि स्थानों को उल्लंघन कर स्थित हुए द्वितीय खंड की जघन्य विशुद्धि का द्वितीय समय में जघन्यपना देखा जाता है। द्वितीय समय में सबसे जघन्य परिणाम कौन सा होगा, तो कह रहे हैं पहले समय के 60 गुनी हानि, 60 गुनी वृद्धि करके, है ना, हानि तो यहाँ होगी नहीं, 60 गुनी वृद्धि करके संख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्या दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है, आवाज भाभी आ नहीं आ रही है, रही बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत देर से नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं अच्छा आ रही है। नहीं थी बाबा, नहीं, आप लोग क्या लगता है, मेरा फोन ही खराब है मेरा। हाँ हाँ, अभी फोन बदलने को लगता है मेरे फोन, क्योंकि बाकी सबका चल रहा है। आवाज आ रही है क्या? भाभी बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी है। तो आ रही है। अरे अभी आई है, बिल्कुल अभी आवाज आई है। अभी का पूछ रहे हैं ना, पहले का थोड़ी हाँ पूछ अभी आई है अब तो आई है, दीदी, अब अब तो तो आई आ है। गई, आपने पिछला आ जी पूछा गई जो दीदी, नहीं अब तो आ गई। मेरे को भी पता चल रहा था ना, चला गया था, अभी का पूछ रहे हैं ना। हाँ, अभी तो भाभी आई है एकदम, आपने पूछा तो आई है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो फिर होगा ही नहीं क्लास। तो यहाँ पर हम लोग देखें, फिर से इस चित्र को देखें थोड़ा सा। जघन्य 39 नंबर का परिणाम जघन्य, है ना, और 39 नंबर से फिर जो दूसरे समय में कोई जीव जा रहा है तो उसको 40 नंबर का जघन्य होगा, और 79 नंबर का होगा, वो उसका उत्कृष्ट होगा, पहले समय वाले का। समझ रहे हैं? पहले समय वाले का जो ये 80 तो इसका जघन्य है, तीसरे समय में 79 उसके पहले वाले समय का उत्कृष्ट होगा, यानी 40 जघन्य होगा, 79 उसका पहले समय स्व स्थान की बात कर रहे हैं, 79 वाला उसका उत्कृष्ट होगा। उसी तरह से तीसरे समय में जो जीव है उसको 80 नंबर का परिणाम तो जघन्य होगा, और 120 नंबर का परिणाम उसका उत्कृष्ट होगा। और फिर वो जब चौथा समय वाले को 121 नंबर का तो जघन्य होगा, 162 नंबर का उत्कृष्ट होगा। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो दूसरा जब चालू होगा तो 163 नंबर का परिणाम तो उसको जघन्य होगा, और 205 नंबर का जो परिणाम होगा वो उसको उत्कृष्ट होगा, जो समय का निकलेगा। और नीचे फिर अपना ये यहाँ पर सारा उत्कृष्ट उत्कृष्ट हम लोग अभी समझे ही हैं, वो यहाँ पर भाषा में समझा रहे हैं।
तो ये कह रहे हैं कि जो विशुद्धि है, जैसे यहाँ 40 नंबर का परिणाम के बाद में 79 वाला परिणाम भी दूसरे वाले को ही हो रहा है, जो दूसरे समय की विशुद्धि से चढ़ा उसी को हो रहा है। तो कहते ये कितनी बड़ी है, ये कह रहे हैं 60 गुणी वृद्धि से लिया हुआ है, इतनी वृद्धि है। एक एक समय के जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम आपस में कितनी वृद्धि लिए हुए हैं, तो 60 गुणी वृद्धि लिए हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। द्वितीय खंड की जघन्य विशुद्धि का स्थान द्वितीय समय में जघन्यपना देखा जाता है। उस प्रकार अंतर्मूर्त प्रथम निर्गुण कांडक के अंत तक जघन्य विशुद्धि का ही प्रति समय अनंत गुणित क्रम से कथन करना चाहिए। उसमें प्रथम निर्वर्णा कांडक प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि 162 अनंत गुणी है, क्योंकि इससे अनंतर पूर्व जो जघन्य विशुद्धि क्रम प्राप्त है वह तो अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय के विशुद्ध स्थानों के अंतिम खंड की आदि विशुद्धि है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इसका प्रथम खंड का जो लास्ट है 40 40 42 42, तो ये इसकी आधी विशुद्धि है ना। उसकी आगे प्रथम खंड की प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि 162 गुणी है, क्योंकि इससे अनंतर पूर्व जो जघन्य विशुद्धि का कर्म प्राप्त है वह तो अधःकरण प्रवृत्ति के प्रथम समय के विशुद्ध स्थानों के अंतिम खंड की आदि विशुद्धि है। यानी तीसरे समय में जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम उसकी आदि विशुद्धि है। किसकी? जो परिणाम 40 40 41 के बाद जो 42वां परिणाम है वो उसकी जघन्य विशुद्धि है। किसकी? चौथे समय वाले की, चौथे खंड वाले की। और 162 नंबर की जो विशुद्धि है वो उसकी उत्कृष्ट है। वह तो अधःप्रवृत्त के प्रथम समय के विशुद्ध स्थानों के अंतिम खंड की आदि विशुद्धि, उसी अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त आदि विशुद्धि से 6 स्थान क्रम से वृद्धि रूप असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थानों को उल्लंघन कर अवस्थित है। प्रथम निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 162 से द्वितीय निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि 163 अनंत गुणी है। यानी 162 से 163 हमको लगता है एक ही संख्या बढ़ी है, पर वो कैसे प्राप्त होती वो वाली विशुद्धि, तो कहते अनंत गुणी है। क्योंकि प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि द्वितीय समय की द्विचरम खंड के अंतिम परिणाम के सदृश होकर उर्वंक पने से अवस्थित है। याद है क्या उर्वंक पना? थोड़ा बहुत उर्वंक, चतुरंग, पंचांग, षडांग हम लोग पढ़े हुए हैं। अब कितना याद है वो अलग बात है। हम लोग सबको अष्टांग तक होता है जो वृद्धि होती है, अनंत भाग वृद्धि, अनंत संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि। ये हम लोगों ने उर्वरंक और चतुरंग, पंचांग, षडांग, सप्तांग और अष्टांग में हम लोग पढ़े हैं इसको। इससे दूसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 205 अनंत गुणी है, क्योंकि पूर्व की जघन्य विशुद्धि 163 अधः प्रवृत्त करण के दूसरे समय के अंतिम खंड के जघन्य परिणाम स्वरूप है, और उससे असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थानों को उल्लंघन कर स्थित यह द्वितीय समय की अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि है, इसलिए यह उससे अनंत गुणी है। इस पद्धति से अंतर्मूर्त काल प्रमाण एक निर्वर्गना कांडक को अवस्थित कर, अंतर्मूर्त को एक निर्वर्गना कांडक से अवस्थित कर उपरिम और अधस्तन जघन्य उत्कृष्ट परिणामों का अल्प बहुत करना चाहिए। यह सब अल्प बहुत निर्वर्गना कांडकों का क्रम से उल्लंघन कर पुनः द्विचरम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 690 है। 690 से अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय की जघन्य विशुद्धि 691 है। 691 अनंत गुणी है। उससे अंतिम निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की विशुद्धि 774 अनंत गुणी है। अतः प्रवृत्त करण के अंतिम समय पर्यंत इस प्रकार प्रकृत
अल्प बहुत की परिकल्पना करनी चाहिए। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है। तो यहाँ पर ये संदृष्टि जी है। ये पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम, दूसरा जो ये हो रहा खंड हो रहा उसका जघन्य परिणाम 163 से चालू हो रहा है, 163 से चालू होकर के और इसमें 40 मिलाते हैं तो 205 हो जाता है। तो 205 नंबर का यहाँ पर उत्कृष्ट हो जाएगा। फिर दूसरे समय में 206 नंबर, एक ही बढ़ रहा है ना, 206 नंबर का परिणाम जघन्य हो गया। उसी में जब जोड़ देंगे 205 में 44, 205 में 44 जोड़ेंगे दूसरे समय का, 205 में 244 से 2, तो ये उत्कृष्ट परिणाम हो गया। हाँ बाबू जी, 249 आएगा उत्कृष्ट, 249। हाँ कहते उसमें ये जोड़ेंगे ना, 205 में उत्कृष्ट लाने के लिए 44 जोड़ेंगे, 249 हो गया। फिर 250 अगले समय में 250 वाला परिणाम कैसा हो रहा है, जघन्य हो रहा है। उसका जब चारों समय का जोड़ देते हैं, को जोड़ देते हैं तो 249 में जब हम वृद्धि को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 294 हो जाता है। फिर 295 वाला जघन्य परिणाम होगा अगले समय का, और उसी अगले समय के चारों खंडों को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 340 वाला उत्कृष्ट परिणाम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक 16 समय का जघन्य और सारे परिणामों को मिलाकर पहले वाले परिणाम में उन परिणामों को मिला देने से उस समय का उत्कृष्ट परिणाम होता है। ऐसे ये यहाँ पर संदृष्टि जिए हैं। और ये भी बता क्या रहे हैं कि ये जो विशुद्धि बढ़ रही है ये अनंत गुणी है, सत गुणी सत गुणी वृद्धि लेकर के अनंत गुणी है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर पता नहीं कितना बजा, वो 3:06 हो गया। खाली इसको पढ़ देते हैं। कोष्टक के भीतर की संख्या निर्वर्ण कांडक की सूचक है ना। वो कोष्टक के अंदर जो गोल गोल घेरा है कहते वो एक एक निर्वर्णा कांडक है। प्रत्येक निर्वर्णा कांडक 4 समय का है। 1 से 40 आदि संख्या उस समय के जघन्य परिणाम की विशुद्धि संख्या सूचक है। 162, 205 आदि संख्या उस समय के उत्कृष्ट परिणाम की विशुद्धि संख्या सूचक है। जघन्य से जघन्य, जघन्य से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से जघन्य, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। प्रत्येक अनंत गुणी विशुद्धि से वृद्धिगत है। कहते हैं जघन्य से जघन्य अथवा जघन्य से उत्कृष्ट करो अथवा उत्कृष्ट से जघन्य कर रहे हैं। ये विशेष चीज यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि 162 नंबर का परिणाम जो उत्कृष्ट है, तो अगले समय में जो परिणाम हो रहा है 41 नंबर का, वो तो जघन्य है उस समय का, है ना, सबसे जघन्य वाला। लेकिन कहते कि नहीं, इससे वो क्या नाम है सो अनंत को निवृत्ति लिए हुए है। ये ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। वो है जघन्य पर इससे अनंत को निवृत्ति लेकर के है। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर जघन्य से जघन्य में आ रहे हैं तो, और जघन्य से उत्कृष्ट में जा रहे हैं तो, अथवा उत्कृष्ट 162 से हम जघन्य 163 में जा रहे हैं तो सब जगह अनंत गुणी विशुद्धि है। ऐसा नहीं लगाना है कि जघन्य से जघन्य जाने में कम विशुद्धि है, जघन्य से उत्कृष्ट जाने में ज्यादा विशुद्धि है, अथवा उत्कृष्ट से जघन्य जाने में कम विशुद्धि है। ऐसा नहीं है, सभी जगह विशुद्धि अनंत गुणी है, ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं। अधवृत्तकरण में केवल प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता है। अधकरण में केवल प्रति समय, केवल इसी करण में कहते हैं, आगे तो वो चलेगा, अपने देखेंगे पल्ले वगैरह का कैसे चलेगा। तो कहते हैं अधप्रवृत्त करण ही एक ऐसा काल है जिसमें एक यही ऐसा करण है जिसमें वो जीव जब जाता है तो उसकी विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है। किंतु उन विशुद्धियों में, इतनी बढ़ती हुई विशुद्धि में भी अधकरण में क्या क्या चीज नहीं होता है, स्थिति कांडक घात नहीं होता है, अनुभाग कांडक घात नहीं होता है, गुण श्रेणी नहीं होती है, गुण संक्रमण नहीं होता है। कहते इतनी विशुद्धि के बाद भी ये इसमें सामर्थ्य नहीं है। बोलिए कितनी बड़ी बात है। किंतु उन विशुद्धियों में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण करने की सार्थकता नहीं है। ये किन परिणामों से होता है? विचार काम कहाँ होते हैं, किस गुण स्थान में? 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान की
विशेषता है। सातवें में तो क्या होता है, ये सातवें का दूसरा पाया अधिकरण, इसमें तो स्थितियां कम होती है, कांडक घात नहीं होता। एक लेके कि पल्ले क्या संख्यात में भाग कम हुई, पल्ले क्या संख्यात में, ऐसा नहीं होता कि एक बार में कितना भी कांडक घात हो जाए। तो क्लास चल रही तो मोबाइल कहाँ से दूं? हाँ तो होने दीजिए। जो अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां बनती हैं वे समय समय में द्विस्थानीय अनंत गुणहीन शक्ति से युक्त बनती हैं। तो इसमें होता क्या है, अप्रशस्त प्रकृति जो नीम कांजी बिसहलाहल, तो बिसहलाहल नहीं होकर के नीम कांजी रूप बनेगी। और जो प्रशस्त प्रकृतियां बनती है वे समय समय चतुस्थानीय अनंत गुणी अनुभाग शक्ति युक्त से बनती हैं। वे वहां पर अनंत गुणी शक्ति से बढ़ती हुई बनती है प्रशस्त प्रकृति। एक एक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर पल्लोपम के संख्यात्मक भाग से हीन अन्य स्थिति बंध को बांधना प्रारंभ करता है। अधः प्रवृत्ति यानी पहले समय में बांधा, उससे पल्ले का संख्यात्मक भाग कम बांधेगा। उसके दूसरे समय में पहले समय से पल्ले के संख्यात्मक भाग स्थिति कम बांधेगा। ऐसा इसीलिए ये चीज है ना, लब्धि सार का जो छायोपसमिक और औपसमिक सम्यक दर्शन लब्धि सार में आया, बहुत अच्छा आया। तो वहां बहुत उसको पढ़ने से बहुत अच्छी चीज ये समझ में आ जाती है। इस समय तो थोड़ा सा दिया आचार्य। अधः प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में ही उससे अनंतर पूर्व अधस्तन समय में होने वाले तत्प्रायोग्य अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति बंध से पल्लोपम के संख्यात्मक भाग ही अन्य स्थिति का बंध प्रारंभ करता। पहले कितना बांध रहा था, अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण, फिर दूसरे समय में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, फिर दूसरे समय में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम। ये काम अधः प्रवृत्तिकरण में होता है। पुनः इस स्थिति बंध को अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित रूप से बांधने वाले के उसका बंध काल क्षीण हो जाता है। अंतर्मूर्त तक छोटा अंतर्मूर्त होगा उतनी ही बांधेगा, फिर दूसरे समय में फिर पल्ले का संख्यात्मक भाग कम बांधेगा। पुनः उससे पल्लोपम के संख्यात्मक भाग प्रमाण न्यून अन्य स्थिति बंध का आरंभ कर उसे भी अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित रूप से बांधता है। यानी अंतर्मूर्त काल तक कितना बांधता है, पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, ऐसे कम हो गई। फिर दूसरा अंतर्मूर्त चालू होगा तो फिर उसमें से अंतर्मूर्त जितनी स्थिति बची उसमें अंतर्मूर्त का उतनी पूरे अंतर्मूर्त तक बांधेगा। इस क्रम से स्थिति बंध के पुनः पूर्ण होने पर पल्लोपम का संख्यात्मक भाग प्रमाणहीन बंध करता हुआ अधः प्रवृत्तिकरण काल के भीतर संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण करता है। कितनी बार करता है स्थिति बंधापसरण? संख्यात 1000 बार। लब्धि सार में बहुत अच्छा इसका प्रकरण आया है। इस तरह ये घटाते तो ऊपर क्या दिखा रहा है, ऊपर तो बढ़ा रहा है सब चीज, ऊपर तो बढ़ता हुआ ना सब चीज। 505 होती है। ये क्या है, ये क्या है? ये तो बता रहे हैं स्थिति कम करते करते स्थिति बंधा अपसरण करता है। तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या चीज बताए? ऊपर संदृष्टि वो क्या चीज की है? वो तो बढ़ती है। अयो लगता कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा किसी के। ऊपर समय बताएं दीदी। ऊपर क्या बताया है दीदी? उत्कृष्ट परिणामों की विशुद्ध संख्या बताई है। हाँ, उत्कृष्ट परिणामों की संख्या की विशुद्धि बताई है। ऊपर परिणामों की भी शुद्धि बताए हैं, है ना? कैसे कैसे परिणाम, क्या समय बताया। वो समय है 585, 484, ये समय है क्या? तो परिणाम की संख्या है ना। ऊपर जो संदृष्टि है वो क्या बताया अभी हम लोग को, हम पढ़े ना अभी अनंत गुणी विशुद्धि को लेकर। अनंत गुणी विशुद्धि हम लोग भी इसी में पढ़े ना। तो ऊपर जो बताया गया है वो विशुद्धि की बढ़ोतरी बताई है। जब विशुद्धि ज्यादा बढ़ रही है तो कर्मों की स्थिति कम हो रही है, बार बार स्थिति बंधापसरण हो रहा है।
पहले 5 बरस बांध रहे थे, अब 4.25 बरस बांधने लगे, अब 4.5 बरस बांधने लगे, अब 4.25 बरस बांधने लगे। तो वो जो कम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, स्थिति कम हो रही, नीचे जा रही है। विशुद्धि ऊपर जा रही है, स्थिति नीचे हो रही है। ठीक है, समझ में आया कुछ? वही चीज यहाँ पर अधा प्रवृत्तिकरण काल का सारा यहाँ पर बहुत अच्छा से आचार्य में संक्षेप में इतना समझा। लब्धि सार में तो पूरा वो है, एक चैप्टर है और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैप्टर है। ये स्थिति बंध अपसरण मतलब इसको कल थोड़ा और ले लेना तो हमको थोड़ा हाँ। ज्यादा खुलासा हो जाएगा। क्या है ना? बाबूजी? अरे इसको कल थोड़ा और लेना, इसका इसका खुलासा बेस को समझना है। हाँ बाबूजी सुनिए कल ना थोड़ा और बाबूजी। ले लेना, रिपीट कर हाँ लेना तो और आजा सुधा हो जाएगी। हाँ, मेरी बात सुनिए ना, इसका खुलासा समझना हो तो लब्धि सार का एक भाग पढ़ना पड़ेगा, तब वहां बढ़िया से एकदम खूब बढ़िया से चित्र बना बना के समझाया हुआ है। यहाँ तो बस आवाज इतना बंद हो गई, आवाज बंद हो गई है, आवाज बंद हो गई। दीदी के बाद दीदी लवली साथ पढ़ लेंगे। मैं कह रही हूँ बाबूजी, हम पहले भी आप लोगों को कहे थे कि जिनको छायोपसम सम्यक दर्शन और प्रथमोपसम समझना है, छाई के में हम नहीं जाएंगे, हमको होने वाला नहीं है छाई, तो हमको लब्धि सार पढ़ना चाहिए थोड़ा सा बस। छायोपसम से जिसको आगे नहीं, तो अगर इसको सच में बहुत बढ़िया से समझना तो हमको उस ग्रंथ का थोड़ा सा पेज लेना होगा। यहाँ पर तो संक्षेप में बस जो आ रहा इसको हम फिर से आवाज ले बंद हो लेंगे। गई क्या? हमको तो सही दे रहा है कुछ भी। आवाज बंद हो गई है क्या? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आ रही दीदी, है आ रही है। आवाज, आप फिर हाँ, से अभी आई है, समझा अभी दीजिए। आई है, अब आई है। नहीं पहले भी आ हाँ, रही थी। ये कह रही हूँ बाबूजी, इसको समझने के लिए लब्धि सार का प्रथमोपसम और छायोपसमिक सम्यक दर्शन समझना पड़ेगा। इसमें तो हम इसको ले लेंगे फिर से, हम ये नहीं कहना चाह रहे, बिल्कुल ले लेंगे फिर से, लेकिन यहाँ तो बहुत ही 4 पंक्ति में दिया और वहां कहा इतने पेज में दिया है, तो दोनों में बहुत ये है। ये तो इसमें आया नहीं, क्या लिखा हुआ नीचे फुटनोट में लिखा हुआ कहीं पर हिस्से में, इसको विशेष समझने के लिए लब्धि सार से समझें, कहीं पर लिखा सबसे हुआ था शुरू में मुझे। सबसे शुरू में ही लिखा दीदी, दूसरी गाथा में। हाँ, तीसरी गाथा में क्या? हाँ, हम कहे ना कि हम देखे थे। तीसरी गाथा में ही लिखा है। चलिए ठीक है, फिर से ले लेंगे बाबूजी कल इसको, इसकी कोई बात नहीं है। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम थो। हे जिनवानी भारती तो ही चुकूं दिन रहे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा रही मोक्ष का पन। संग जिनवानी माता की जय। संक्षेप में अपने सादर लोग को यही प्रणाम जानना दीदी, है, सादर अधा प्रणाम प्रवृत्ति सभी को, में सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रति समय जो विशुद्धि हो रही है वो अनंत गुणी वृद्धि हो के हो रही है, और प्रति समय स्थिति बंधा अपसरण होता जा रहा है ना। जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है और इधर कर्मों की स्थिति बंध अनुभाग बंध कम होता जा रहा है। कांडक घात नहीं होगा, कम कम हो जाएगा। प्रशस्त प्रकृति चारों रूप से बंधेगी, अप्रशस्त प्रकृति 2 स्थानीय हो जाएगी। स्थिति का कम कम, कांडक घात नहीं हुआ। कांडक घात मतलब सीधे 8 बरस से 4 बरस हो जाना, 8 बरस से 2 बरस, इसको कांडक घात कहेंगे। दीदी स्थिति यह है ना, स्थिति बंध अपसरण। ऐसे करके फटाफट फटाफट खत्म होती है, उसको स्थिति खंडक घात कहते हैं। और ये स्थिति बंध अपसरण, इसका और बढ़िया उदाहरण, दीवार खड़ी है आपके घर में, दो भाई के बीच में लड़ाई हो गई थी, दीवार खड़ी हो गई। अब बहुत प्रेम हो गया, अब दीवार तो गिराना है, तो क्या कर रहे हैं, पहले तो खुरपी से उसका मसाला उतार रहे हैं। ये क्या है? अधा प्रवृत्तिकरण। और आपके जेंट्स आए, दिए कुदाली 4 ईंट फट से गिरा दिए, है ना। आप में इतनी ताकत नहीं थी तो आप फुरच रहे थे, चलो हटाओ भाई सब
देवरानी जिठानी मिलके खुरच रहे हैं उसको, तो वो तो खुरच कुछ नहीं फर्क पड़ा, थोड़ी पतली हो रही है बस वो, है ना। और जेंट्स आया खूब कस के हथौड़ी मारा, 4 ईंट एक साथ गिर गई, है ना। तो ये अपूर्वकरण अधपूर्वकरण में यही अंतर है। तो अगर वो पतली दीवार नहीं करे तो वो कुल्हाड़ी मारते तो 4 ईंट नहीं गिरती, वो पतली करने का भी महत्व है। अधप्रवृत्तिकरण काल में जो हमने कम कम किया उसका भी महत्व है, क्योंकि आपने दीवार पतली करी खुरच खुरच के, तो जिसने भी कुल्हाड़ी मारी तो फट से 4 ईंट कैसे गिरी, क्योंकि दीवार पतली हो गई थी, नहीं तो शायद नहीं निकल गिरती इतनी। तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, वो भी काम करता है। दीदी स्थिति बंध अपसरण में क्या आएगा? वही स्थिति स्थिति बंध तो अपसरण वही यही तो है। अपनी है। वही तो है ना कि अच्छा, तो 8 अभी वर्ष आपने समझाया यही वाला है। स्थिति 8 बंध वर्ष बन अपसरण। रही थी, अब 8 वर्ष में 6 महीना कम हो गई, फिर 6 महीना कम हो गई, फिर 6 महीना कम हो गई। और कांडक घात में कहा गया 8 वर्ष से सीधे 4 वर्ष पर आ जाएगा। कांडक घात, कांडक करके एकदम एक एक समूह में, कांडक मतलब समूह, समूह में खत्म करना। अब वो थोड़ा थोड़ा खत्म करना। और ये जो दीदी आपने अभी ये जो सर्पाकार जो समझाया ना, उसमें पीछे जो जैसे उत्कृष्ट 13, 14, 15, 16 बना हुआ है, उत्कृष्ट नंबर लगे उसके